दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे हमेशा की तरह। आज का जो हमारा सेशन है, इस सेशन में हम बिलखुसूस पाकिस्तान में जो तालीम है और जो उसका मयार है उसके बारे में तफसील से गुफ्तगू करेंगे। और इसी तनाजुर में जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं जो कि यूनाइटेड नेशंस ने सेट किए हुए हैं, और इसमें जो SDG गोल 4 है जो कि एजुकेशन से रिलेटेड है, तो इसके तनाज़ुर में आज की हमारी जो टॉपिक है हम उसमें तफसील से गुफ्तगू करेंगे। और बिलखुसूस हम इस सेशन में जो चीज़ हम कवर करने जा रहे हैं वो है कि ये जो मार्जिनलाइजेशन है, यानी तालीम से एक तरह की दूरी है, या अगर हम यूँ कहें कि एक ख़ास तबका है, पिसा हुआ तबका है जिसको तालीम तक एक्सेस नहीं मिलती पाकिस्तान में, और उसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं। तो इस दूरी को हम किस तरह से जो है वो कम कर सकते हैं बहैसियत कौम, पाकिस्तानी कौम, और हमें कौन कौन से इकदाम जो है वो उठाने की ज़रूरत है ताकि हम जो ये SDG गोल 4 के जो मकासद हैं या जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हम अचीव कर सकें, जो कि यानी 100% लिटरेसी रेट इन पाकिस्तान है। तो चलिए, आज का जो हमारा सेशन है, इस सेशन में हम इस चीज़ को तफसील से जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि SDG गोल 4 जो है ये बेसिकली है क्या। इसकी डेडलाइन है 2030, यानी 2030 तक पाकिस्तान को ये अचीव करना है। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 जो है 2030, ये बुनियादी तौर पे यानी ऐसा मुल्क बिलखुसूस जिस तरह पाकिस्तान है जो कि एक अंडर डेवलपिंग कंट्री है, उसके लिए 100% लिटरेसी रेट जो है वो अचीव करना, और वो भी इतने कम अरसे में, यानी अभी 9 साल सिर्फ रहते हैं, और साथ में ये 100% जो इनरोलमेंट है बच्चों की स्कूलों के अंदर, तो ये एक तरह की जो है वो बिग आस्क है। यानी ये यूं समझ लें कि एक ऐसी डिमांड है जो बज़ाहिर या इस सूरत हाल में तो मुश्किल नज़र आती है, लेकिन ये नामुमकिन नहीं है बहरहाल। तो ये पाकिस्तान के लिए इस तरह से भी जो है ये एक यूं समझ लें कि बड़ी डिमांड है कि पाकिस्तान जो है वो हर तरह की जो मार्जिनलाइजेशन है उसको किस तरह से कम कर सकता है। और इसके लिए बिलखुसूस हमें जो यानी SDG 4 के तनाज़ुर में जो हमें गोल्स मिले हैं या जो हमारे टारगेट्स हैं, हम इनको अगर अचीव करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, या कम से कम हम एक तरह से इतनी कोशिश करें ताकि हम उसके करीब पहुंच जाएं। तो बहरहाल ये एक हकीकत है कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे मुख्तलिफ सकाफ़त के लोग रहते हैं। 4 सूबे हैं मिसाल के तौर पे, तो चारों सूबों की सकाफ़त जो है वो काफ़ी मुख्तलिफ है। और इसी तरह से अगर हम गिलगित बल्तिस्तान वाले इलाके देख लें, फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरियाज़ देख लें, और इसी तरह से आज़ाद कश्मीर, तो यहाँ पे भी हमें ये कल्चरल डाइवर्सिटी जो है वो हमें नज़र आती है, जो कि एक हकीकत है। ये एक बुरी बात नहीं है, लेकिन इसको एड्रेस करना या इस इशू को डील करना जो है, ये बेसिकली इसकी डेप्थ है जिसको समझने की ज़रूरत है। बिलखुसूस इस तनाजुर में कि अगर हम 100% लिटरेसी रेट जो है वो हासिल करें तो हमें इस चीज़ को समझना पड़ेगा या इसको हमने माइंड में रखना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि सोशियो इकनॉमिक कंडीशंस हमारे मुल्क की, बिलखुसूस हमारे मुल्क की जो आधे से ज़्यादा यानी पॉपुलेशन है, तकरीबन 65 से 70% की आबादी जो है वो देहातों में रहती है, और उनको वहाँ पे कोई इस तरह की सहूलियात नहीं है, रोज़गार के मौके नहीं हैं, गुर्बत बहुत ज़्यादा है। तो गुर्बत एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसको आप कभी भी डिनाई नहीं कर सकते, बिलखुसूस अगर आप चाहें कि हमारे मुल्क में जो ये लिटरेसी रेट है वो 100% हो, क्योंकि गुर्बत की वजह से लोग अपने बच्चों को स्कूलों से ड्रॉप आउट कर लेते हैं ताकि वो कोई काम धंधा कर लें और 4 पैसे कमा लें। इसी तरह से एक डिस्क्रिमिनेशन या जो डिनायल है फंडामेंटल राइट्स का, यानी लोगों को बुनियादी हकूक जो है वो मुयसर नहीं है, या वो उन्हें नहीं दिए जाते, जानबूझ के नहीं दिए जाते। इसके मुख्तलिफ तबकात हैं हमारे मुल्क में, जो पॉलिटिशियंस हैं, जो ब्यूरोक्रेसी है, इसी तरह से जो लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है और जो अदालतें हैं, उनमें ये एक्सेस नहीं है लोगों को, फंडामेंटल राइट्स की इक्वलिटी नहीं है, एक तरह की बराबरी नहीं है। दूसरा, शेड्यूल्ड कास्ट जो हैं, यानी ये एक ऐसा तबका है बिलखुसूस जो कि माइनॉरिटीज़ में बहुत ज़्यादा हैं, और माइनॉरिटीज़ में भी ये वो लोग हैं जो तबकाती लिहाज से एक ऐसी क्लास है जो कि गुर्बत की लकीर से भी नीचे की ज़िंदगी गुजारते हैं। तो ये जिस तरह से जिप्सी वगैरह होते हैं, वो आम तौर पे एक से दूसरी जगह पे, और ये हर सूबे में जो है वो हमें मिलते हैं, मुख्तलिफ नामों से हम वो के उन्हें जानते हैं। ये सिंध में भी हैं, और इसी तरह से KPK में भी हैं, और पंजाब में भी काफ़ी ज़्यादा हैं। तो ये शेड्यूल कास्ट जो है, और इसी तरह से फिर हम लेबल कर लेते हैं ख़ास कम्युनिटी को।
بالखुसूस यानी वो वाली कम्युनिटी जिसको मुआशरे में हम यानी उस इज़्ज़त की नज़र से नहीं देखते जिस तरह हम बाकी जो है वो कास्ट को यानी देख रहे होते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा एक इशू है, और इसकी वजह से अगर हम इन इश्यूज़ को एड्रेस नहीं करेंगे तो हम ये एसडीजी जो गोल 4 जो है इसके जो जो एक किस्म के टारगेट्स हैं, ये हम अचीव नहीं कर पाएंगे, या मुमकिन नहीं है एक तरह से। इसी तरह से ये जो इंक्लूसिव एजुकेशन है, ये बुनियादी तौर पे हम इसको समझ लेते हैं कि ये है क्या। इंक्लूसिव एजुकेशन बुनियादी तौर पे एक बहुत बड़ा वसी जो है वो एक यानी टर्म है। इसको अंडरस्टैंड करना भी काफ़ी ज़्यादा एक किस्म का जो है वो वसी मानों में इसको समझने की ज़रूरत है। इंक्लूसिव एजुकेशन से मुराद ये है कि हम इस तरह का एक तालीमी माहौल बनाएं जिसमें हर किस्म के बच्चे के लिए एक गुंजाइश हो, जगह हो, जो भी बच्चा अनपढ़ है, और वो ख्वाह किसी भी एक ख़ास एज का है। यानी मिसाल के तौर पे कुछ ऐसे बच्चे हैं जो अब यानी 18 साल के हैं या 20 साल के हैं, लेकिन उनको शुरू से कोई तालीम जो है वो मुयस्सर ही नहीं थी, या उन्हें नहीं दी गई, या वो कभी स्कूल गए ही नहीं मुख्तलिफ वजूहात की बुनियाद पे, तो उनके लिए। इसी तरह से डिसेबिलिटी है, यानी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो नॉर्मल लाइफ नहीं गुजारते। कोई बहरा है मिसाल के तौर पे, कोई बच्चा जो है वो यानी डिफरेंटली एबल जिन्हें हम कहते हैं, यानी वो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग नहीं है। इसी तरह से जो कास्ट है, जो हमने पहले भी देखा, खास तौर पे जो यानी इस तरह की कास्ट हैं जो कि बहुत ज़्यादा गरीब हैं, या जो तबके में उन्हें ख़ास या वो एक बराबरी वाला मकाम नहीं दिया जाता, और रंग और नस्ल है, कौमियत है, इसी तरह से उनकी समाजी और उनकी सकाफ़ती या उनका एक किस्म का जो है वो ज़ुबान की बुनियाद पर फ़र्क है, या एक तरह का मज़हबी फ़र्क है, मुसलमान हैं, गैर मुस्लिम है मिसाल के तौर पे। तो ये बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं कि एक ऐसा तालीमी निज़ाम मुल्क में जो है वो होने की ज़रूरत है कि जिसमें सब लोगों के लिए गुंजाइश हो। गरीब हैं, इसी तरह से वो अगर किसी भी तरह से कोई और इश्यूज़ हैं, या वो अगर नॉन मुस्लिम्स हैं, माइनॉरिटीज़ में हैं, या उनका ऐसा एक डिफरेंस है कि वो ज़ुबान की बुनियाद पे एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, या रंग व नस्ल की बुनियाद पे एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, या समाजी बुनियाद पे वो एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, लेकिन उनको यकसा जो है वो मौक़े मुयस्सर हों। क्योंकि तालीम जो है, एजुकेशन जो है, ये एक फंडामेंटल राइट है, यूनिवर्सल राइट है, और ये हर पाकिस्तानी बच्चे का जो है वो हक है, और ये हक जो है वो रियासत ने सबको देना है हर हाल में, ख्वाह वो बच्चा किसी भी रंग व नस्ल का हो, मज़हब का हो, या वो अगर नॉर्मल ह्यूमन बीइंग नहीं भी है तब भी। तो इसलिए ये जो इंक्लूसिव एजुकेशन है कि यानी एक ऐसा तालीमी निज़ाम या एक ऐसी एजुकेशन जिसमें सबके लिए गुंजाइश हो, यानी ऐसे बच्चे हों जो डिसेबिलिटी के तौर पे, या वो कास्ट, कलर, रेस या एथनिसिटी, या एक सोशल पर्सपेक्टिव, या एक उनकी जो लैंग्वेज है, या जो उनका रिलीजियस या जो कल्चरल बैकग्राउंड है, भले वो वेरी करता हो, लेकिन उसके बावजूद उन सबको रियासत जो है या जो स्टेट है वो एक नज़र से देखे, या उन्हें इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करे। तो क्योंकि ये वर्ड जो है इसकी माने बहुत बड़ी वसी हैं, तो लिहाजा हमने इसको उसी तनाज़ुर में देखने की ज़रूरत है, और उसी तनाज़ुर में हमें काम करने की ज़रूरत है, ताकि हम इस तरह की चीज़ें जो हैं वो एजुकेशन के निज़ाम में ले आएँ कि जिससे इन सब को फ़ायदा हो। इसी तरह से दुनिया, क्योंकि मुख्तलिफ बिलखुसूस कोविड-19 के बाद हम देखते हैं कि दुनिया बड़ी तेज़ी से जो है वो तब्दील हो रही है, और हमने देखा डिजिटल या एक किस्म की जो है वो ऑनलाइन अब एजुकेशन हो रही है, या एक तरह की जो है वो आप कहें कि ये एक फ्लिप्ड एजुकेशन सिस्टम है जिसमें हम देखते हैं तो असेसमेंट के तरीक़ेकार मुख्तलिफ हो गए, और हम देख रहे हैं वर्चुअल लर्निंग जो है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। तो इसमें वो वाले यानी बच्चे पाकिस्तान में जो कभी स्कूल गए ही नहीं हैं, या उनको वो फैसिलिटीज़ नहीं मिली मुख्तलिफ वजूहात की बुनियाद पे, तो अगर हम उनके लिए कोई इनफॉर्मल एजुकेशन सिस्टम ले आएँ, और उनके लिए हम कोई इनफॉर्मल असेसमेंट जो है, ताकि वो कम से कम इतना तो वो पढ़ सकें या तालीम हासिल कर सकें कि वो जो ज़िंदगी में बुनियादी काम होते हैं वहाँ पे जब उन्हें तालीम की ज़रूरत पड़ती है, तो वो यानी एक तरह से उसका कुछ ना कुछ इस्तेमाल कर सकें, यानी लिखना पढ़ना कम से कम वो जानते हों, थोड़ा बहुत अगर उन्हें हिसाब किताब करना है तो वो उनको करना आता हो, या अगर आज का जो दौर है कि मोबाइल फ़ोन जो है वो हर एक ने यूज़ करनी है, तो कम से कम उसे वो यूज़ करनी आती हो, या उसे वोट देना आता हो, या उसे पता हो कि क्या है क्या नहीं है, रूल्स का थोड़ा बहुत पता हो, एक किस्म की नॉलेज हो, मुआशरा क्या है, उसके अपने हकूक़ क्या हैं, रियासत के उसके ऊपर हकूक़ क्या है। तो इस तरह की जो एक किस्म की जो बेसिक या जो एक फंडामेंटल एजुकेशन है वो हम इनफॉर्मल एजुकेशन के थ्रू
उन बच्चों को दें जो कि अब स्कूल एज से तो अबव हैं, लेकिन हम उनको इनफॉर्मल वे में ट्रीट करें, जिस तरह अमेरिका में कम्युनिटी कॉलेजेस का एक सिस्टम है, तो शायद हम इस चीज़ को काफ़ी हद तक जो है वो एड्रेस कर सकते हैं या हम रिड्यूस भी कर सकते हैं। इसी तनाज़ुर में हमें जो है वो जो बच्चे स्कूल से बाहर हैं मुख्तलिफ वजूहात पे, उन पे भी बहरहाल हमें काम करना होगा। यानी फार्मल एजुकेशन भी है या फार्मल असेसमेंट भी जो है वो भी इंतहाई अहम है इस ज़माने में। एक और तनाजुर है कि जो एक किस्म के जो तफरीक है वो सोशियो इकनॉमिक बैकग्राउंड्स पे, यानी समाजी बुनियाद पे या मुआशी बुनियाद पे जो तफरीक है लोगों में, उसको भी देखने की ज़रूरत है। तो पाकिस्तानी मुआशरा एक ऐसा मुआशरा है कि जिसमें काफ़ी ज़्यादा मसाइल हैं, बिलखुसूस जो मसाइल हैं वो सियासी मसाइल रहे हैं, तालीम के मैदान में मसाइल रहे हैं, समाजी मसाइल रहे हैं, मुआशी मसाइल रहे हैं, और जो रियासत के करता धरता हैं या जो रियासत के चलाने वाले लोग हैं वो कम से कम इस चीज़ में नाकाम रहे हैं कि उन्होंने इस तरह के जो है वो यानी इस कौम को अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी हैं कि लोग जो हैं वो अपने बुनियादी इश्यूज़ जो हैं उनको सक्सेसफुली एड्रेस कर सकें या उन्हें ओवरकम कर सकें। इसी तरह से तालीम में जो सबसे बड़ा एक हमारा जो इशू है वो ये है कि जो तालीमी निज़ाम है या जो तालीम देने का रुझान है इस मुल्क में वो मुख्तलिफ है। यानी आप देखते हैं कि मुख्तलिफ किस्म की तालीमी निज़ाम हमारे मुल्क में जो हैं वो आपको मिलते हैं। प्राइवेट एजुकेशन सिस्टम है, ये एक एलीट क्लास है, अमीर तबका है, ब्यूरोक्रेट्स हैं, बिजनेसमैन हैं, लैंडलॉर्ड्स हैं या और मकतब फ़िक्र के लोग हैं, लेकिन वो बहरहाल एक अमीर तबका है, तो उनको तो कोई मसला नहीं है। दूसरा है पब्लिक स्कूल्स, इनकी बुरी हालत है। हर सूबे में आप देखते हैं जो सरकारी स्कूल्स हैं या जो कॉलेजेस हैं या जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पे बच्चों को जो तालीम दी जाती है वो उस मयार की नहीं है जो कि प्राइवेट स्कूल्स में या जो प्राइवेट कॉलेजेस में या जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में दी जाती है। और इसकी सबसे बड़ी वजह ये भी है कि वहाँ पे कोई चेक एंड बैलेंस जो है वो खास तरह का नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह का नहीं दिया जाता, गवर्नमेंट फैसिलिटेट नहीं करती। स्कूल बिल्डिंग्स या जो कॉलेज बिल्डिंग्स हैं या जो यूनिवर्सिटीज़ की जो एक तरह की जो बिल्डिंग्स हैं वो उस मयार की नहीं है जिस मयार की वो होनी चाहिए। और तीसरा पस मंज़र जो है वो मदरसा एजुकेशन सिस्टम है। पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी तादाद है बच्चों की जो मदरसों में जाते हैं, वहाँ पे वो दीनी तालीम हासिल करते हैं और उन्हें दुनियावी तालीम हासिल करने के कम मौके जो है वो मिलते हैं और उन्हें वो चीज़ें नहीं पढ़ाई जाती। तो इस तरह के अगर डिफरेंसेस जो होंगे एजुकेशन सिस्टम के, तो ये बच्चे जो प्राइवेट सेक्टर में पढ़ते हैं, पब्लिक सेक्टर में पढ़ते हैं या जो एक रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस में पढ़ते हैं, फिर वो बच्चे आगे जाके मुआशरे में एक दूसरे के साथ जब वो मेल जोल उनकी होती है या उनकी एक बातचीत होती है, मुआशरती ज़िंदगी गुजारना होता है, तो वो उनमें एक किस्म की सहमति नहीं होती, क्योंकि वो डिफरेंट बैकग्राउंड से आ रहे हैं, उनकी तालीम मुख्तलिफ है, उनका लाइफ स्टाइल मुख्तलिफ है, उनकी अंडरस्टैंडिंग, उनकी थिंकिंग मुख्तलिफ है। तो किस तरह से वो मिल के एज अ होल में एक कलेक्टिव सोसाइटी में वो अपना एक इफेक्टिव रोल प्ले करेंगे, ये एक बहुत बड़ी क्वेश्चन मार्क है। वो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अब इसको एड्रेस करने के लिए जो है वो एक तरह का उन्होंने काम किया है कि मुल्क में यकसा तालीमी निज़ाम वो ला रहे हैं निसाब की सूरत में। ये एक बहुत बड़ा एक अच्छा जो है वो एक कदम है, लेकिन अभी इसको इम्प्लीमेंट करना जो है वो बाकी है। देखते हैं कि गवर्नमेंट इसको किस हद तक जो है वो इम्प्लीमेंट करती है और गवर्नमेंट को इसमें किस हद तक कामयाबी जो है वो हासिल होती है। अगर तो सबके लिए बराबर और यकसा निज़ाम तालीम आता है तो ये बहुत बड़ी एक आप यूँ समझ लें कि एक खुशाइन बात होगी और इसमें पाकिस्तानी मुआशरा जो है वो शायद एक बेहतर रास्ते पे जो है वो गामजन हो जाने में कामयाब हो जाएगा। इसी तरह से हमें एक और तरह से भी है कि लोगों की जो सोशियो इकोनॉमिक डिफरेंसेस हैं उनको भी ख़त्म करने की ज़रूरत है। हम देखते हैं कि यहाँ पे अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है, तो ये गुर्बत की लकीर से ज़्यादा जो लोग आए रोज़ गिर रहे हैं या जो सफ़र कर रहे हैं, और एक तरह से हम देखते हैं कि अमीर जो है वो और अमीर होता जा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी जो है वो अलार्मिंग सिचुएशन है जो नहीं होना चाहिए। स्टेट को इस चीज़ पे जो है वो काफ़ी फोकस करने की ज़रूरत है। इस मुल्क में करप्शन खुलेआम है, बहुत ज़्यादा है, उसको कोई सज़ा नहीं दी जाती, ताकतवर के लिए कोई कानून नहीं होता, सब कवानीन सिर्फ गुरबा के लिए हैं या जो रूरल जो लाइफ है पाकिस्तान के किसी भी सूबे में हम देखते हैं देहात में लोगों को सहूलतें मुयसर हैं ही नहीं जो आप कम से कम शहरों में देते हैं, लूली लंगड़ी या टूटी फूटी। ना वहाँ पे आपको कोई ढंग के स्कूल्स मिलेंगे, ना वहाँ पे कोई अस्पताल है, ना कोई वहाँ पे डिस्पेंसरी है, ना वहाँ पे कोई सड़कें होती हैं, ना वहाँ पे कोई ड्रेनेज सिस्टम है।
کچھ بھی نہیں ہے، نہ بجلی ہے نہ گیس ہے، تو یہ ایک طرح سے کوئی ایکسیس نہیں ہے جو بیسک انہیں نیسیسٹیز جو ہیں لائف میں ان کو ضرورت پڑتی ہے، تو وہ اس میں بھی سفر کرتے ہیں اور وہ اپنے مدد آپ کے تحت زندگی گزارتے ہیں۔ تو ایک اتنی بڑی تعداد میں جو ہماری آبادی ہے جس کو یہ سہولتیں میسر نہیں ہیں، تو وہ پھر کیا کریں گے؟ اسی لیے شاید ہمارا ملک جو ہے وہ کئی مسائل کو جو ہے وہ فیس کرتا ہے، یا وہ مسائل سے باہر نکلنے میں کامیاب نہیں ہوتا، یا اگر ہم اگر اتنی بڑی تعداد میں یوتھ بھی ہے ہمارے ملک میں تو وہ کسی کام کی نہیں ہے، کیونکہ نہ ان کے پاس تعلیم ہے نہ ان کے پاس سہولتیں ہیں، تو وہ کس طرح سے ملک اور قوم کی خدمت کر سکتے ہیں یا وہ اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں۔ تو یہ ایک ڈفرینٹ سوشیو اکنامک بیک گراؤنڈ ہے جس کو ہمیں ایڈریس کرنا ضروری ہے۔ اگر ہم اس کو ایڈریس نہیں کریں گے یا ہم اس کے سلیوشنس نہیں ڈھونڈیں گے تو یہ 100% لٹریسی ریشو جو ہے وہ، یا SDG4 کے جو یعنی ہمارے ٹارگیٹس ہیں، وہ ایک خواب ہی رہے گا جو شاید کبھی بھی پورا نہ ہو سکے۔ اسی طرح سے شیڈیولڈ کاسٹ ہیں یا جو ڈسیبلٹی ہے، ان کا امپیکٹ بھی بہت زیادہ حد تک ہے۔ پاکستان میں وہ کہ مائنارٹیز جو ہیں وہ بڑی کم تعداد میں ہیں، لیکن بہرحال وہ ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اسکول اور یہ اسپتالیں اور اس طرح کی باقی چیزیں جو ہیں وہ شاید ان کے لیے ہیں ہی نہیں سرے سے، یا ان کا ان سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا فرق ہے جو معاشرے میں بہرحال پایا جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے ان کے جو بچے ہیں وہ میجارٹی طور پہ جو شیڈول کاسٹ کے بچے ہیں وہ اسکولس میں جاتے ہی نہیں ہیں۔ اگر وہ جاتے بھی ہیں تو ان کو بالخصوص جو میجارٹی میں ہیں یعنی جو مسلمز ہیں وہ ایک قسم کا انہیں ٹیز کرتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، طنز کرتے ہیں ان پہ، یا ان پہ ایک قسم کی جو ریلیجیس اٹیک ہے وہ کرتے ہیں، ان کو ایک بہت حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ تو وہ بچے اگر آنا بھی چاہتے ہیں تو پھر وہ تھوڑے ٹائم کے بعد اسکول میں جو ہے وہ دوبارہ جانا چھوڑ دیتے ہیں۔ انہیں پتہ ہے یہ اس طرح کے مسائل ہیں، کوئی ان کو ایڈریس بھی نہیں کرتا، تو گورنمنٹ اس کو اسٹرکٹلی نہیں لے رہی ہوتی، یا اگر مثال کے طور پہ ان کے لیے کوئی الگ سے یا اسپیشل قسم کے انسٹیٹیوشنز ہی بنا دیے جائیں جو اگر مثال کے طور پہ ہے ہی صرف شیڈیول کاسٹ کے لیے یا مائنارٹیز کے لیے، تو بھی ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے اگر ہم دیکھیں تو دوسرا یہ ہے کہ ہمیں کچھ یعنی شہروں میں آپ کو اسپیشل ایجوکیشن ٹائپ کے انسٹیٹیوشنس ملیں گے جہاں پہ بلائنڈ، ڈیف اور ڈم یا جو یہ اسپیشل چلڈرن ہیں وہ تھوڑے بہت جاتے ہیں، اور انہیں تھوڑا بہت جو ہے وہ ایک قسم کی تعلیم کے حساب سے جو ہے وہ ایک اپرچونٹی میسر ہوتی ہے۔ لیکن دیہات میں ایسا بالکل بھی نہیں ہے، نہ ہونے کے برابر ہے۔ کافی زیادہ بچے ہیں جو دیہاتوں میں بھی رہتے ہیں، وہ بلائنڈ بھی ہیں، وہ ڈیف بھی ہیں، وہ ڈم بھی ہیں، یا کسی اور طرح سے وہ معذور ہیں، تو ان کو تعلیم تو بالکل بھی نہیں ملتی۔ ایک تو ہمارے ملک میں اسپیشل جو چلڈرن کی جو انسٹیٹیوشنس ہیں وہ نہ ہونے کے برابر ہیں، اور بالخصوص جو دیہات میں تو وہ سرے سے ہے ہی نہیں۔ تو اس چیز کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور ہم اس کو ایمفیسائز کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں اس طرح کے انسٹیٹیوشنس فار اسپیشل چلڈرن جو ہے یا اسپیشل ایجوکیشن جو ہے، جو ڈفرینٹلی ایبل جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے ہمیں انسٹیٹیوشنس بنانے کی ضرورت ہے، اور انہیں ہم اس طرح کا انفراسٹرکچر بھی دینے کی ضرورت ہے تاکہ وہ بھی جو ہے وہ اس معاشرے میں ایک عزت بھری زندگی جو ہے وہ گزار سکیں، یا وہ اپنے لیے اپنے آپ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ کر سکیں، بجائے کہ وہ پوری زندگی جو ہے وہ دوسروں کے محتاج رہتے ہیں۔ تو یہ بہت زیادہ ایشوز ہیں، اور اس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بیکاری بہت زیادہ جو ہے وہ آگے جا کے بن جاتے ہیں، کیونکہ جس طرح کی مہنگائی ہے، جس طرح کی غربت ہے، جس طرح کے ہمارے ملک کے جو یعنی اکنامیکل ایشوز ہیں، اس میں جو نارمل ہیومن بینگ ہے وہی جو ہے وہ سفر کرتا ہے، تو پھر اسپیشل ہیومن بینگ جو ہے وہ کہاں سے جو ہے وہ اپنی زندگی عزت دار طریقے سے گزار سکے گا۔ تو یہ بہت زیادہ ایشوز ہیں، اور یہ اسکولوں پہ اور جو ہمارا جو لٹریسی ریشیو ہے، جو ڈراپ آؤٹ ریشیو ہے، یا جو بچے اسکول چھوڑ جاتے ہیں، تو ان میں یہ ایک جینیون ایشو ہے، اور اس کو بھی ایڈریس کرنا جو ہے وہ وقت کی اہم ترین ضرورت ہے۔ اسی طرح سے ایک اور ایشو ہے ہمارے ملک میں، وہ جینڈر انیکویلٹی ہے۔ یعنی ہمارے ملک میں یہ ہے کہ بچے جو ہیں اور بچیاں ان میں ایک قسم کی تفریق ہے، یعنی گرلز میں اور بوائز میں، اور یہ بہت زیادہ ہم دیکھتے ہیں بالخصوص جو رورل اینڈ اربن ریشو ہے۔ دیہاتی علاقوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ بچیاں جو ہیں انہیں تعلیم نہیں دی جاتی، یا انہیں تھوڑی بہت تعلیم دی جاتی ہے، پرائمری تک دی جاتی ہے، لکلی زیادہ سے زیادہ وہ میٹریکولیشن تک یعنی سیکنڈری لیول تک وہ جاتی ہیں، یا ہارڈلی وہ ہائر سیکنڈری لیول تک جاتی ہیں، اس کے علاوہ تو انہیں تعلیم بالکل بھی نہیں دی جاتی۔ تو بوائز کی نسبت ہم دیکھتے ہیں تو پاکستان میں جو گرلز کی ایجوکیشن ہے اس کا ریشیو جو ہے وہ بالکل بھی بہت زیادہ کم ہے،
اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ نہ ہونے کے برابر ہے، جو ایک بہت بڑا ایشو ہے اور ہمیں اس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح سے ہم جی ڈی پی جو ہم اپنا ایکسپینڈ کرتے ہیں، جو ہم اسپینڈ کرتے ہیں ایجوکیشن پہ، وہ بھی نہ ہونے کے برابر ہے۔ دنیا کے کسی بھی ملک میں اتنا کم جی ڈی پی خرچ نہیں کیا جاتا جتنا پاکستان میں کیا جاتا ہے۔ ابھی لیٹسٹ آپ اگر دیکھ لیں تو ہم اب یعنی ہارڈلی 2.34% جو ہے وہ ہم اپنا ٹوٹل جی ڈی پی جو ہے وہ خرچ کرتے ہیں، جبکہ دنیا میں جو جی ڈی پی کا ریشو ہے، حالانکہ دنیا کے کئی زیادہ ممالک ایسے ہیں جن کی پاپولیشن ہم سے کئی گنا زیادہ کم ہے، لیکن وہاں پہ کم از کم آپ کو جی ڈی پی جو ہے وہ یعنی 5.5 یعنی 5.5% ملے گا۔ ان کی آبادی ہم سے ڈبل ٹرپل گنا پہ کم ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اتنا خرچہ کرتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر آپ پاکستان میں دیکھیں تو جو ایک یو این ڈی پی کی رپورٹ ہے کہ پاکستان میں جو لوگ ہیں وہ اپنا جو بھی کماتے ہیں اس کا 13% جو ہے وہ یعنی خرچ کرتے ہیں عام طور پہ ایجوکیشن پہ، جبکہ وہ 20 سے 25% جو ہے یہ کم از کم انہیں خرچ کرنا چاہیے۔ تو اس طرح سے لوگوں میں بھی یہ شعور نہیں ہے۔ شاید غربت بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے، یا انہیں پتہ ہے کہ تعلیم اگر بچوں کو مل بھی جائے تو کیا کر لیں گے، غریب کا بچہ جو ہے اسے کیا ہوگا، زیادہ سے زیادہ اسے چپڑاسی کی نوکری ملنی ہے، گریڈ 1 ٹو گریڈ 4 5 6 7 کی ملنی ہے۔ میرٹ ایک بہت بڑا فقدان ہے اس ملک میں۔ کوئی اکا دکا بچہ جو ہے وہ کہیں پہ نکل جاتا ہے تو ہم میڈیا میں اس کے جو ہے وہ دیکھتے ہیں ڈھنڈورا پیٹا جاتا ہے کہ ہاں بھئی یہ میرٹ پہ آ گیا، جبکہ میجارٹی میں تو ان کے ساتھ ایک قسم کی زیادتی اور ظلم ہو رہا ہے۔ ڈی میرٹ ہمارے ملک کا ایک بہت بڑا ایک ایشو ہے شاید۔ تو یہ لوگوں کے ذہنوں میں وہ چیزیں جو ہیں یا تاثرات بلٹ اپ کر لیتا ہے، جس سے والدین جو ہے وہ اپنی اولاد پہ تعلیم کے لحاظ سے خرچہ کرنا جو ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں، جو بھی ان کے پاس بہرحال وسائل ہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ انہیں اچھی نوکری ملنی نہیں ہے یا انہوں نے آگے میرٹ پہ سلیکٹ ہونا نہیں ہے، کیونکہ اس ملک میں ایک ایسا نظام ہے کہ جو اثر رسوخ رکھتا ہے یا جس کی جان پہچان ہے یا جس کے پاس پیسے ہیں، اچھی نوکری صرف اسے ہی ملنی ہے۔ اسی طرح سے کیونکہ یہ جینڈر انیکولیٹی ایشو جو ہے وہ ملک کا ایک بہت بڑا ایک جینیون ایشو ہے، تو اس میں اگر ہم دیکھیں تو گرلز ایجوکیشن اوور آل پاکستان میں 52% ہے، جبکہ جو بوائز جو ہے یہ ریشو جو ہے وہ یعنی 72.5 ہے، جو کہ کافی زیادہ ہے۔ اور بالخصوص اربن اینڈ رورل کا اگر آپ دیکھ لیں تو اربن میں جو ہماری لٹریسی ریٹ ہے وہ یعنی 67.6% ہے، اور رورل میں 53.3% ہے، جبکہ اربن میں ہماری ٹوٹل پاپولیشن جو ہے وہ ہارڈلی 35% سیٹل ہے، اور جبکہ 60 to 70% ہماری پاپولیشن جو ہے وہ لٹریسی ریشو کے اکارڈنگلی آپ دیکھیں تو وہ دیہاتوں میں، یعنی آدھے سے زیادہ جو دیہات میں آبادی ہے وہ ان پڑھ ہے۔ اور اس کی ہم شروع میں ایڈریس کر چکے ہیں کہ بنیادی وجہ کیا ہے کہ ان کے پاس یعنی اس طرح کے مواقع نہیں ہیں، انسٹیٹیوشنس نہیں ہیں، یا غربت بہت زیادہ ہے، اور کئی زیادہ یعنی وجوہات ہیں۔ اگر تعلیم ہے بھی تو وہ اس معیار کی نہیں ہے، اس میں کوئی کوالٹی نہیں ہے، یا وہ کسی کام کی نہیں ہے۔ تو اس طرح سے ہمیں چاہیے کہ اگر ہم یہ ایلیمینیٹ کرنا چاہتے ہیں، یا جو مارجنائزیشن ہمارے ملک میں ہو رہی ہے، یہ جو قسم کی تفریق ہے، اگر ہم اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں، یا اگر ہم اپنا لٹریسی ریشو جو ہے وہ بڑھانا چاہتے ہیں، تو ہمیں شہروں کے ساتھ ساتھ جو ہمارے دیہات ہیں وہاں کی جو تعلیم کے جو مسائل ہیں یا جو ایشوز ہیں ان کو بھی ہم نے جو ہے وہ ایک ریئل سینس میں ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے۔ ادروائز ہم یہ SDG 4 جو سیٹ ٹارگیٹ ہے وہ اچیو نہیں کر سکتے۔ اسی طرح سے جو رورل اربن گیپ ہے ہمارے ملک میں، یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے، اور 2018 کا سینسس رپورٹ جو ہے وہ کہ ابھی تک یہ اس میں کافی زیادہ ایشوز ہیں، یا یہ سرے سے اس ملک میں امپلیمنٹ جو ہے وہ نہیں ہو سکی، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ 65% جو ہمارے ملک کی جو ٹوٹل پاپولیشن ہے وہ رورل ایریاز میں یعنی دیہاتی علاقوں میں رہتی ہے، اور وہاں پہ جو الٹریسی یعنی جو جہالت کا ریشو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ اور میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ تقریباً آدھے سے زیادہ جو تقریباً آدھے کے قریب جو ہمارے ملک کی جو آبادی ہے دیہاتوں میں وہ ان پڑھ ہے بیچارے۔ اور اس کے میں نے آپ کو بیک گراؤنڈ میں بھی بتایا کہ کیا بنیادی طور پہ وجوہات ہیں، جن میں غربت ہے، تعلیم کی فیسلٹیز نہ ہونے کے برابر ہیں، اساتذہ نہیں ہوتے وہاں پہ، ادارے اگر ہیں بھی تو نہ وہاں پہ بجلی ہے، نہ وہاں پہ گیس ہے، نہ وہاں پہ پانی ملتا ہے، نہ وہاں پہ جو ہے وہ واش رومس ڈھنگ کے ہوتے ہیں، نہ وہاں پہ فرنیچر ہوتا ہے، ٹوٹی پھوٹی بلڈنگس ہیں، کسی کام کی نہیں ہے۔ تو اس کے علاوہ اور ان گنت مسائل ہیں
जिनको हमने जो है वो देखने की जो है वो ज़रूरत है और हमें उनको ओवरकम करने की ज़रूरत है। इसी तरह से पेंडेमिक की सिचुएशन में हमने देखा कोविड-19 में जब ये इदारे बंद हुए, तो शहरों में तो थोड़ी बहुत या प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में तो वर्चुअल या जो ऑनलाइन है, जो डिजिटल लर्निंग है वो किसी हद तक थी। जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं इंटरनेट और सेल फ़ोन्स और कंप्यूटर्स और टैबलेट्स, उनके बच्चे तो पढ़ रहे थे। लेकिन आप अगर रूरल एरियाज़ में देखें, तो ये ना होने के बराबर है। अगेन एक इतनी बड़ी जो पॉपुलेशन है 65% मुल्क की, वो जिन इलाकों में रहती है, वहाँ पे उनको ये सहूलतें मुयस्सर नहीं हैं। एक तो वो इंटरनेट उनके पास नहीं है, अगर इंटरनेट हो भी तो वो एक स्मार्टफ़ोन या कंप्यूटर अफ़ोर्ड नहीं कर सकते। अगर वो भी अफ़ोर्ड कर लें तो वहाँ पे उनके पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, बिजली नहीं है। अगर वो भी अफ़ोर्ड कर लें तो पढ़ाने के लिए कोई रेडी नहीं है, असातिज़ा जो हैं वो उस मयार के नहीं हैं। स्कूलों में आप देखते हैं कोई आपको कंप्यूटर नाम की कोई चीज़ नहीं मिलेगी गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस में, स्कूल्स में जो जो देहातों में होते हैं। अगर कंप्यूटर कहीं पे होगा भी तो इंटरनेट कोई नहीं है, ना कोई चलाने वाला है, ना टीचर्स को पता है कि ऑनलाइन क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है। टेक्नोलॉजी के बारे में उनकी अंडरस्टैंडिंग भी ज़ीरो है, तो फिर वो बच्चों को क्या पढ़ाएँगे? तो ये दुनिया को दिखाने के लिए तो हम एक जो है वो मेंटेन करते हैं अपना पेपर्स की हद तक कि जी ये इतना इतना होता है, लेकिन रियल ऑन ग्राउंड आप देखें तो अनगिनत मसाइल हैं और जेन्युइन मसाइल हैं। जब तक इनको एड्रेस नहीं कर सकेंगे तो जो मर्जी कर लें, शायद ये मुल्क जो है इसकी तकदीर कभी नहीं बदलेगी। और बिलखुसूस तालीम के मैदान में तो बिल्कुल ये नामुमकिन है कि हम कभी भी शायद ये लिटरेसी रेशो जो है इसको हम अचीव कर सकें। अगर हम कर भी लेंगे तो जो हमारा क्वालिटी जो मयार होगा तालीम का, वो शायद दुनिया के किसी भी मुल्क के मुकाबले में बहुत जो है वो नीचे होगा, किसी काम का नहीं है। एक फटीक सा दकियानूसी निज़ाम तालीम है जो हमारे मुल्क में दिया जाता है। तो ये था हमारा आज का सेशन। आई होप कि आपको इसमें काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मालूमात मिली होंगी, जो शायद आप हर्ट भी हुए होंगे फैक्ट्स एंड फिगर्स को जान के, लेकिन बहरहाल ये एक तल्ख हकीकत है। तो यहाँ पे आपसे इजाज़त लेने का वक्त आ गया है। किसी दूसरे सेशन में आपसे मुलाकात होगी और हम जदीद करिकुलम जो है यानी करिकुलम 4.0 जो है उसको भी हम एड्रेस करेंगे कि ये है क्या और दुनिया इस पर किस तरह काम करती है। तो यहाँ पे हमारा सेशन जो है वो ख़त्म होता है। आपसे मुलाकात होगी किसी दूसरे सेशन में। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने इसे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। सो टिल द नेक्स्ट टाइम, सी यू एंड हैव अ नाइस टाइम। इट्स गुड बाय एंड थैंक यू।